नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है कुमार आर्यन और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे बेसिकली मैं आरबीआई ग्रेड बी से रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ हिंदी में। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मैनेजमेंट का चार्ट नंबर 9 को। अब तक हम लोगों ने मैनेजमेंट का चार्ट नंबर 1 से लेकर के चार्ट नंबर 8 तक ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। वो वीडियो आप ज़रूर देख कर के आएँ। मैंने आपसे पहले कहा था कि मैनेजमेंट का पूरा कोर्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मैनेजमेंट में जो मेरा नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं बेस्ड ऑन वेरियस एनालिसिस, तो उस नोट्स को मैंने चार्ट के फॉर्मेट में डाला है और उस चार्ट से मैं आपको चीज़ों को समझा रहा हूँ, चीज़ों को याद करवा रहा हूँ। तो ये चार्ट जो है, ये आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत कारगर साबित होगा और मेमोराइज़ेशन के लिए भी कारगर साबित होगा। मेमोराइज़ेशन के लिए भी ये कारगर साबित होगा। ये जो चार्ट है, ये चार्ट के बेस पे ही मैं मैराथन सेशन लेकर के आऊँगा एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले। ये मैराथन सेशन आपका बहुत कारगर साबित होगा, इससे आपका श्योर शॉट 15 से 20 नंबर बढ़ जाएँगे, एक्स्ट्रा आपको मिल जाएँगे। तो ये जो मैराथन है, इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाने के लिए आपको चार्ट वाला वीडियोज़ अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि चार्ट वाला वीडियोज़ का ही क्लिप को मैं कट करके मैराथन बनाऊँगा। तो चार्ट आपको देखना बहुत ज़रूरी है, चार्ट को आप रिवीज़न करना बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए। तो बिना किसी देरी के आज हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। आज हम लोग बेसिकली चार्ट नंबर 9 को डिस्कस करने वाले हैं। चार्ट नंबर 1 से लेकर के चार्ट नंबर 8 तक ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, वो आप ज़रूर देख लो, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है? बिना किसी देरी के अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग चार्ट नंबर 9 को आज डिस्कस करने वाले हैं। अब तक हम लोगों ने क्या देख रखा है, वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। मोटिवेशन हम लोगों ने देखा, मोटिवेशन प्रोसेस देखा है। मोटिवेशनल थ्योरीज़ के अंदर कंटेंट थ्योरीज़ क्या होता है, प्रोसेस थ्योरीज़ क्या होता है, वो हम लोगों ने देखा। फिर एक-एक करके हम लोग कंटेंट थ्योरीज़ डिस्कस करने लगे। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स क्या होता है, एक्सटेंडेड मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स क्या है और इसका क्रिटिसिज्म क्या है। फिर हम लोगों ने देखा कि अल्डर्फर का हायरार्की ऑफ नीड्स क्या है, फिर मैकलेलैंड थ्योरी ऑफ नीड्स क्या कहता है। फिर हम लोगों ने हर्ज़बर्ग का 2 फैक्टर थ्योरी देखा, इसका क्रिटिसिज्म भी देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि मैकग्रेगर का थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई क्या कहता है। फिर हम लोगों ने थ्योरी जेड देखा, इंस्टिंक्टिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन देखा, हेनरी मरे का मैनिफेस्ट नीड्स थ्योरी देखा। फिर ब्रूम का एक्सपेक्टेंसी थ्योरी देखा हम लोगों ने जस्ट पिछले वाले वीडियो में। यहाँ से हम लोग प्रोसेस थ्योरीज को समझने लगे। ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है, तो इसका मतलब इस वाले वीडियो में हम लोग एडम्स इक्विटी थ्योरी को देखेंगे। ये भी एक प्रोसेस थ्योरी है। तो पहले तो ये चार्ट मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा, पहले मैं आपको रफ आइडिया दूँगा, बेसिक ओवरव्यू दूँगा, जिससे चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएँगी। उसके बाद ये जो चार्ट है वो आपके रेफरेंस के लिए काम आएगा, ठीक है? तो पहले हम लोग बेसिक ओवरव्यू समझते हैं। देखिए, मोटिवेशनल थ्योरीज़ क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो गया था ना, हम लोग ये समझ गए थे कि आदमी अगर मोटिवेट हो जाता है, तो आदमी ज़्यादा काम करता है। तो सारा बिज़नेस ये सोचने लगा कि हम अपना एम्प्लॉइज़ को, अपना वर्कर्स को ज़्यादा मोटिवेट कर देंगे, तो वो ज़्यादा काम करेगा। कम पैसा में ज़्यादा काम करेगा तो मेरा प्रॉफ़िट हो जाएगा। तो यही सारा बिज़नेस सोचने लगा। इसीलिए बिज़नेस का मदद करने के लिए बहुत सारे लोग मोटिवेशनल थ्योरी लेकर के आए और उसमें बताने लगे कि एक इंसान कैसे मोटिवेट होता है। मोटिवेशनल थ्योरी लेकर के आने लगे बहुत सारे लोग। इसमें ही कंटेंट थ्योरीज़ नाम का मतलब एक बहुत सारे लोग कंटेंट थ्योरीज़ लाए और बहुत सारे लोग प्रोसेस थ्योरी लाए। ये कंटेंट थ्योरी और प्रोसेस थ्योरी के अंदर क्या अंतर है? कंटेंट थ्योरी के अंदर कहा जाता है कि ये कंटेंट को अगर पूरा कर दिया जाए, तो एक इंसान जो है वो मोटिवेटेड फ़ील करता है, वो ज़्यादा काम करने लगता है। और प्रोसेस थ्योरी में कहा गया कि एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से गुज़र करके एक इंसान मोटिवेट होता है। ठीक है? तो अगर ये इस प्रोसेस को समझ लिया जाए, तो आप एक इंसान को ईज़िली मोटिवेट कर सकते हैं। इस प्रोसेस में अगर कुछ दिक्कत है, तो उसको ठीक करके एक आदमी को मोटिवेट किया जा सकता है। इसीलिए कंटेंट थ्योरी और प्रोसेस थ्योरीज़ बहुत फेमस हो गया। कंटेंट थ्योरीज़ बहुत सारा हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब हम लोग धीरे-धीरे प्रोसेस थ्योरी पढ़ रहे हैं। सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा है ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, ठीक है? और आज हम लोग पढ़ रहे हैं एडम्स इक्विटी थ्योरी, ठीक है? तो एडम्स इक्विटी थ्योरी क्या है? ये एक प्रोसेस थ्योरी है, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं एडम्स इक्विटी थ्योरी का बेसिक ओवरव्यू। एडम्स इक्विटी थ्योरी, देखिए, एडम्स इक्विटी थ्योरी 3 भाग में इसको बाँटते हैं, एडम्स, इक्विटी और थ्योरी। एडम्स मतलब जिसने इसको दिया है। अगर आपसे सवाल में पूछा जाए कि हू प्रोपाउंडेड एडम्स इक्विटी थ्योरी, तो आपको बताना पड़ेगा जॉन स्टेसी एडम्स। मतलब तीनों एक ही है, एक ही नाम है, जॉन स्टेसी एडम्स, ठीक है? इक्विटी का क्या मतलब होता है? ये जो थ्योरी है वो इक्विटी के बारे में बात करता है, इक्वालिटी के बारे में बात करता है, ठीक है? अब क्या चीज़ का इक्वालिटी होना चाहिए, वो हम लोग अभी थोड़ा देर बाद डिस्कस करेंगे।
फिर थ्योरी का मतलब कि ये थ्योरी है, प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा काम नहीं आता है, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरी है बस, ठीक है। कहीं ना कहीं यही एक क्रिटिसिज्म इसका यहीं पर हो गया, बिना स्टार्ट किए ये क्रिटिसिज्म हमको मिल गया कि थ्योरी है, प्रैक्टिकल लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इक्वालिटी के बारे में बात करता है, ये कैसे बात करता है, इस प्रोसेस को समझना ही तो प्रोसेस थ्योरी होगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग एक बार समझते हैं कि इक्विटी या इक्वालिटी की बात कर रहा है तो किस तरह का इक्वालिटी की बात कर रहा है। चलिए ये समझते हैं हम लोग। इस थ्योरी के हिसाब से एक इंसान जो है ये तब मोटिवेटेड फील करता है जब इसे ऐसा लगता है, इसे ऐसा परसेप्शन है, मतलब परसेप्शन होता है, इसे ऐसा लगता है कि हम जितना रुपया का हकदार हैं उतना रुपया हमको मिल रहा है, जितना रुपया का ये हकदार है उतना रुपया इसको मिल रहा है, ठीक है। अगर ऐसा है तब तो ये मोटिवेटेड है, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है तो ये मोटिवेटेड नहीं है। अगर ऐसा है तब तो ये मोटिवेटेड है, अदरवाइज ये नहीं है, इस थ्योरी के हिसाब से। तो ये हकदार है कि नहीं है ये कैसे डिसाइड कर रहा है। मान लीजिए कि ये हकदार है 25,000 रुपया का, ये कैसे डिसाइड कर लिया कि 25,000 का हकदार है। या फिर ये सोच रहा है कि हम हकदार है 40,000 रुपया का, तो ये कैसे डिसाइड कर लिया कि हम 40,000 रुपये का हकदार है। तो ये कंपेयर करता है किसी से, तब ये समझ पाता है कि हम इतना रुपए का हकदार है। ये किससे कंपेयर करता है, अपने पीयर से। पीयर से मतलब कि जो इसी की तरह काम करते हैं, इतना ही काम करते हैं, इतना ही क्वालिफिकेशन रखते हैं, उनके साथ, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर ये आर्यन है और यहाँ मेरा बेस्ट फ्रेंड है आनंद, ठीक है। तो हम लोग दोनों मान लीजिए कि दोनों बीकॉम ऑनर्स है, ठीक है। आर्यन और आनंद दोनों बीकॉम ऑनर्स है, ये आर्यन है और ये आनंद है। आनंद जो है ये 25,000 रुपये कमाता है पर मंथ, ठीक है। ये 3 काम करता है, 1 काम, 2 काम और 3 काम, ठीक है। आर्यन भी सेम काम 3 काम करता है, ये काम, ये काम और ये काम, ठीक है। और इसको मिल रहा है 20,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। और दोनों बीकॉम ऑनर्स से, हम भी और वो भी। तो यहाँ पर हमको क्या लगेगा ना, आर्यन को क्या लगेगा कि हम जो है वो 25,000 का हकदार है। आर्यन को लगेगा कि हम तो 25,000 का हकदार है और हमको 25,000 नहीं मिल रहा है, तो ये डीमोटिवेटेड फील करेगा, मोटिवेटेड फील नहीं करेगा। लेकिन जब आर्यन को 25,000 मिलने लगा, यानी कि जितना वो हकदार है उतना उसको मिलने लगा, तो ये मोटिवेटेड फील करेगा। ये क्या है, ये परसेप्शन है, आर्यन का परसेप्शन है और कुछ नहीं है। आर्यन परसेप्शन बना रखा है कि जितना का हम हकदार है उतना हमको मिलना चाहिए, हम 25,000 का हकदार है। कैसे हम 25,000 का हकदार है, क्योंकि आर्यन को ऐसा लगता है कि देखो आनंद भी उतना ही काम करता है, हम भी उतना काम करते हैं, आर्यन का भी बीकॉम है, आनंद का भी बीकॉम है, अगर उसको 25,000 मिलता है तो हमको भी तो 25,000 मिलना चाहिए। तो इसीलिए ये बोलता है कि 25,000 मिलेगा तब तो हम मोटिवेटेड रहेंगे, अगर 25,000 नहीं मिलेगा तो हम डीमोटिवेटेड फील करेंगे, समझे। तो ये कहता है आर्यन, आर्यन का ये परसेप्शन है, समझे। तो इस थ्योरी के हिसाब से हम जितना कर्म किए उतना ही हमको फल मिलना चाहिए, अगर नहीं मिल रहा है तो हम डीमोटिवेटेड फील करेंगे। चार्ट में देखें तो चार्ट में आपको एक डेफिनेशन दिया गया है, ये डेफिनेशन आपको वहां जाकर के लिख के आना पड़ेगा। तो डेफिनेशन को हम लोग एक बार पढ़ते हैं। इस डेफिनेशन में कहता है कि टू बी मोटिवेटेड, मोटिवेटेड रहने के लिए इंडिविजुअल्स नीड टू परसीव, इंडिविजुअल का ऐसा परसेप्शन होना चाहिए, वो ऐसा सोचना चाहिए, उसको ऐसा लगना चाहिए कि जो रिवॉर्ड वो रिसीव कर रहा है वो फेयर है फॉर देयर कंट्रीब्यूशन। वो जितना काम कर रहा है, जितना कर्म कर रहा है, उस हिसाब से इसको उतना रुपया उसको मिल रहा है। अगर ऐसा इसको लग रहा है तो इंसान मोटिवेटेड फील करेगा। और ये जो रिवार्ड का बात हो रहा है, ये जो रुपया का बात हो रहा है, ये कैसे डिसाइड हो रहा है, दिस रिवार्ड्स आर सिमिलर टू दोज रिसीव्ड बाय देयर पीयर्स। जो उसका पीयर्स रिसीव कर रहा है उतना ही रुपया अगर तुम भी रिसीव कर रहा है तब तुम मोटिवेटेड फील करेगा, ठीक है। तो इसको आप एक तरह से ऐसे भी समझ सकते हैं कि आदमी जितना इनपुट देता है, जितना इनपुट देता है उतना ही आउटपुट भी रिसीव करना चाहता है। मान लीजिए कि आनंद जो है वो 10,000 का इनपुट देता है और 12,000 रुपये कमाता है, तो आर्यन बोलेगा कि हम भी तो 10,000 का इनपुट देते हैं, तो हमको 10,000 क्यों मिल रहा है, हमको भी 12,000 मिलना चाहिए, तभी हम मोटिवेटेड फील करेंगे। तो ये इनपुट और आउटपुट इक्वल होना चाहिए इस थ्योरी के हिसाब से, है ना, इक्वल होना चाहिए। यहां पर आप देखिए कि आप अपने जॉब में क्या डालते हैं और आपको अपने जॉब से क्या मिलता है, ये दोनों बैलेंस होना चाहिए, तब तो आप मोटिवेटेड फील करेंगे, अदरवाइज आप मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे। जैसे आप अपने जॉब में क्या क्या देते हैं, आप अपने जॉब में देते हैं टाइम,
टाइम देते हैं, एफर्ट देते हैं, एबिलिटी अपना देते हैं, स्किल अपना देते हैं, लॉयल्टी देते हैं, टॉलरेंस देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, इंटीग्रिटी देते हैं, कमिटमेंट देते हैं, रिलायबिलिटी देते हैं, हार्ट एंड सोल देते हैं, पर्सनल सेक्रीफाइस, इतना कुछ आप जॉब में देते हैं। जॉब से आपको मिलता क्या है उसको हम लोग आउटपुट कहते हैं। जैसे कि आपको पैसा मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, पर्क्स मिल रहा है, कुछ बेनिफिट्स दे दिया गया है आपको, पेंशन या फिर ग्रेचुटी मिल रहा है, तो सिक्योरिटी आपको मिल रहा है, इंश्योरेंस मिल रहा है, रिकॉग्निशन मिल रहा है, इंटरेस्ट, डेवलपमेंट, रेपुटेशन, प्रेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंजॉयमेंट, ये सब आपको कंपनी के थ्रू मिल रहा है। तो ये आप इनपुट दे रहे हैं और आपको आउटपुट मिल रहा है। अगर इतना ही इनपुट मेरा दोस्त भी देता है और हम भी इतना ही इनपुट देते हैं, तो अगर मेरा दोस्त को ज़्यादा आउटपुट मिलेगा तो हमको गुस्सा लगेगा, हम अनमोटिवेटेड फील करेंगे। तो हम भी चाहेंगे कि हमको उतना ही आउटपुट मिले। ठीक है। People become demotivated, reduce input or seek change in or improvement wherever they feel their input are not being fairly rewarded। बोल रहा है कि अगर हम जितना इनपुट देते हैं उस हिसाब से हमको आउटपुट नहीं मिलता है तो हम डीमोटिवेटेड हो जाएंगे और हम अपना इनपुट कम कर देंगे, इनपुट ठीक से नहीं देंगे, हम काम में मन नहीं लगाएंगे। ठीक है। चलिए अब हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट इसका देख लेते हैं, इसमें क्या क्या पॉइंट कहता है। ठीक है। इसमें कहता है कि ये एक कॉग्निटिव बेस्ड थ्योरी है। ये क्या है? कॉग्निटिव बेस्ड थ्योरी है। मैंने आपको बोला था कि जहां वर्ड आ जाए कॉग्निटिव, उसका मतलब होता है दिमाग। यहां पर देखिए मैनेजर को बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा कि एक इंसान है वो क्या सोच रहा है, वो किससे अपना कंपैरिजन कर रहा है। अगर हम आर्यन को अपना जॉब में रखेंगे तो हमको उसको मोटिवेट रखने के लिए हमको ये सोचना पड़ेगा कि आनंद को कितना रुपया मिलता है, आनंद को कितना रुपया मिलता है। अगर आनंद को 25,000 रुपया मिलता है तो हमको भी तो आर्यन को 25,000 रुपया देना पड़ेगा, तभी तो आर्यन मोटिवेटेड होगा, नहीं तो आर्यन तो मोटिवेट नहीं हो पाएगा। तो मैनेजर को इतना कुछ सोचना पड़ रहा है, दिमाग लगाना पड़ रहा है। ठीक है। तो ये दिमाग लगाना पड़ रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉग्निटिव बेस्ड थ्योरी। इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है। ठीक है। एक आर्यन को भी दिमाग लगाना पड़ रहा है कि यार आनंद कितना मिल रहा है, हमको क्यों नहीं मिल रहा है। हम भी दिमाग में पूरा टेंशन लेके बैठे हैं, मैनेजर भी दिमाग में टेंशन लेके बैठा है, इसीलिए इसमें दिमाग का पूरा यूज हो रहा है, इसके लिए इसको कहते हैं कॉग्निटिव बेस्ड थ्योरी। ठीक है। कहता है कि अगर इनपुट और आउटपुट का रेशियो बदल जाए, रेशियो कट जाए, मतलब इनपुट ज्यादा दे रहे हैं, आउटपुट कम मिल रहा है, ज्यादा का काम कर दे रहे हैं, 16 घंटा काम कर रहे हैं और 5 घंटा का हमको रिवॉर्ड मिल रहा है, 5 घंटा का पैसा मिल रहा है, तब तो हम डीमोटिवेटेड फील करेंगे, हम नेगेटिव टेंशन स्टेट में आ जाएंगे और हम इस नेगेटिव टेंशन स्टेट से हटने के लिए कुछ करेंगे। तो जेम्स स्टेसी एडम्स कहते हैं कि जब इनपुट और आउटपुट चेंज हो जाए, अनइक्वल हो जाए, तो एक नेगेटिव टेंशन स्टेट अराइज हो जाता है। इस टेंशन वाले स्टेट को हटाने के लिए एक इंसान कुछ करता है। इस टेंशन को हटाने के लिए क्या क्या करता है? ये 6 चीज कर सकता है एक इंसान। ये 6 चीज क्या क्या है? अगर उसको लगेगा कि हम जितना इनपुट देते हैं उतना हमको आउटपुट नहीं मिलता है, अगर एक इंसान को ऐसा लगने लगे कि हम मान लीजिए कि 16 घंटा काम कर रहे हैं और उसमें हमको सिर्फ 5 घंटा का रिवॉर्ड मिल रहा है, हम 16 घंटा का वर्क करते हैं, हार्ड वर्क, और हमको रिवॉर्ड में से 5 घंटा का पैसा मिलता है, तो उस समय क्या करेगा एक इंसान? इंसान को टेंशन हो जाएगा कि नहीं यार हमको तो पैसा नहीं मिल रहा है, अब मेरा दोस्त एट द सेम टाइम 16 घंटा काम कर रहा है, उसको 16 घंटा का रिवॉर्ड मिल रहा है, तो टेंशन अराइज हो गया यहाँ पर। तो आर्यन को टेंशन अराइज हुआ तो 6 काम कर सकता है इस टेंशन से हटने के लिए। वो 6 काम कौन कौन सा है? पहला, वो अपना इनपुट बदल देगा। वो 16 घंटा काम करेगा तो ऐसे काम करेगा, अच्छा कर लेंगे यार, कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। 16 घंटा काम नहीं करेगा, वो सिर्फ 10 ही घंटा काम करेगा, 8 घंटा काम करेगा, फांकी मारेगा। ठीक है। वो लेजी हो जाएगा, तो अपना इनपुट वो बदल देगा। अगर इनपुट नहीं बदल रहा है तो क्या करेगा? अपना आउटकम चेंज करने का कोशिश करेगा। ये जाएगा अपना मैनेजर के पास आर्यन कि मैनेजर साहब देखिए वहां पर आनंद मेरा काम करता है, 16 घंटा ही काम करता है, उसको 16 घंटा का पैसा मिलता है, तो आप भी ना मेरा 16 घंटा काम कर देता, आप भी 16 घंटा का पैसा दे दीजिए ना हमको प्लीज। जाकर के हम मैनेजर को रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज मेरा आउटकम बढ़ा दीजिए, हम इतना इनपुट डालते हैं, मेरा आउटकम बढ़ा दीजिए। ये काम करेंगे। अगर मान लीजिए ये काम नहीं करे तो हम क्या क्या करेंगे? हम दूसरा रेफरेंट चूज करेंगे। रेफरेंट का मतलब हम जिससे कंपेयर करते हैं। ठीक है। मान लीजिए अभी हम आनंद से कंपेयर कर रहे हैं ना, फिर हम सोचेंगे कि नहीं हम आनंद से कंपैरिजन नहीं करेंगे क्योंकि आनंद के पास ना एक्स्ट्रा स्किल भी है, और आनंद है ना थोड़ा सा टेढ़ा किस्म का आदमी है, वो अपना मैनेजर को है ना टॉर्चर करके ज्यादा पैसा करा लेता है। तो हम बोलेंगे नहीं नहीं आनंद से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए हमको, हमको तो कंपैरिजन करना चाहिए कृष्णा से, हमको कृष्णा से कंपैरिजन करना चाहिए। कृष्णा भी 16 घंटा काम करता है
तो उसको 4 घंटा का रिवॉर्ड मिलता है। तो हमको कृष्णा से करना चाहिए, हम क्यों करेंगे आनंद के साथ? तो हम क्या करेंगे कि हम डिफरेंट रेफरेंस चूज कर लेंगे, ठीक है? या अगर मान लीजिए ये भी नहीं कर सकते हैं तो हम जॉब छोड़ देंगे, क्विट द जॉब। अगर मान लीजिए हम क्विट द जॉब भी नहीं कर रहे हैं, ये भी नहीं कर सकते हैं, तो हम अपना सेल्फ परसेप्शन बदल लेंगे। हम बोलेंगे कि अगर हमको 16 घंटा काम करने पे 5 घंटा का रिवॉर्ड मिलता है, तो इसका मतलब कि हम सच में थोड़ा मूर्ख इंसान हैं। हम इतना ही डिज़र्व करते हैं, हम ज़्यादा डिज़र्व नहीं करते हैं और हम ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमको इतना रुपया ही मिलता है। तो हम अपना सेल्फ परसेप्शन बदल देंगे। उसके बाद है चेंज अदर परसेप्शन। मान लीजिए जो हम अभी आनंद का एग्ज़ाम्पल से कर रहे थे, कि आनंद 16 घंटा का काम करता है, इसको 16 घंटा का रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है? तो हम दूसरे का परसेप्शन बदल देंगे कि आनंद ही अच्छा है, इसकी वजह से उसको ज़्यादा पैसा मिलता है। अगर आनंद अच्छा नहीं होता, तो उसको पैसा नहीं मिलता। अगर आनंद की जगह कोई और होता, मेरे जैसा होता, तो उसको भी 5 घंटा का रिवॉर्ड मिलता। तो हम दूसरे का परसेप्शन बदल दिए, ठीक है? तो यहाँ पर 6 काम कर सकते हैं इस टेंशन से निकलने के लिए। हम अपना इनपुट चेंज कर सकते हैं, हम अपना आउटकम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम दूसरे कंपैरिजन के लिए दूसरे को यूज़ कर सकते हैं। अपना जॉब छोड़ सकते हैं, अपना परसेप्शन बदल सकते हैं या दूसरे का परसेप्शन बदल सकते हैं। अभी हम लोगों ने रेफरेंस का बात किया कि जिससे हम लोग कंपैरिजन करते हैं। यहाँ मेरा रेफरेंस कौन था? आनंद था, ठीक है? आनंद के साथ हम कंपैरिजन कर रहे थे। तो यहाँ कहता है कि रेफरेंस 4 तरीके के होते हैं। एक होता है सेल्फ इनसाइड, दूसरा सेल्फ आउटसाइड, अदर इनसाइड और अदर आउटसाइड। सेल्फ इनसाइड का मतलब, मान लीजिए कि यहाँ पर आप काम कर रहे हैं ई एंड वाई कंपनी में, ठीक है? ई एंड वाई कंपनी में आप काम कर रहे हैं। पहले आप क्या थे? पहले आप थे असिस्टेंट मैनेजर और अभी आप बन गए हैं मैनेजर, ठीक है? ठीक है, आप मैनेजर बन गए हैं, पहले आप असिस्टेंट मैनेजर थे, ठीक है? और यहाँ पर है कॉग्निजेंट, ठीक है? इस कंपनी में मेरा फ्रेंड काम करता है, ठीक है? तो यहाँ पर वो अभी मैनेजर है, ठीक है? दोनों मैनेजर है अभी, ठीक है? तो सेल्फ इनसाइड का क्या मतलब है कि माय कंपैरिजन विथ प्रीवियस रोल इन ऑर्गेनाइजेशन। आप अपना कंपैरिजन करने लगिएगा अपना पुराना रोल के साथ। आप कहिएगा कि जब हम असिस्टेंट मैनेजर थे, तो हम बहुत काम करते थे और हमको 15,000 रुपया मिलता था। अभी हम मैनेजर बन गए हैं, हम बहुत काम करते हैं, लेकिन हमको सिर्फ 16,000 रुपये मिलता है। कम से कम हमको 18,000 मिलना चाहिए, क्योंकि पहले ही हम 15,000 कमाते थे, अभी तो हमको 18 मिलना चाहिए कम से कम। तो ये आप खुद के साथ ही कंपैरिजन कर रहे हैं, अपना प्रीवियस रोल के साथ। तो माय कंपैरिजन विद प्रीवियस रोल इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं सेल्फ आउटसाइड का क्या कहना है। सेल्फ आउटसाइड में आप अपना कंपैरिजन करते हैं किसी दूसरे इंसान के साथ जो उसी रोल में बैठा हुआ है। जैसे यहाँ पर आप अपना कंपैरिजन करने लगिएगा कॉग्निजेंट का मैनेजर के साथ। आप बोलिएगा कि देखिए कॉग्निजेंट में भी वो मैनेजर है, हम भी ईएनवाई में मैनेजर हैं, तो हमको 18,000 मिलता है और उसको सिर्फ 17,000 मिलता है। तो आप कंपैरिजन करने लगेगा उसके साथ, ठीक है? तो ये क्या हो गया? सेल्फ आउटसाइड। आप अपना कंपैरिजन किए उस बंदे के साथ जो आपका ही रोल में किसी और ऑर्गेनाइजेशन में बैठा है, ठीक है? तीसरा है अदर इनसाइड। इसमें आप अपना कंपैरिजन कर रहे हैं आपके ही ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे एम्प्लॉय के साथ। मान लीजिए आपका ईएनवाई में 2 मैनेजर है, एक आप हैं और एक मैनेजर है। तो आप उसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं कि हमको 18,000 मिल रहा है, तो उसको 19,000 क्यों मिल रहा है? दोनों को बराबर मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों तो एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, साथ ही काम कर रहे हैं। तो अगर आप कंपैरिजन करने लगे अपना ही कंपनी का दूसरा एम्प्लॉय के साथ, तो उसको हम लोग बोलेंगे अदर इनसाइड रेफरेंट। और लास्ट रेफरेंट है अदर आउटसाइड। अगर आप अपना कंपैरिजन कर रहे हैं अदर एम्प्लॉय के साथ अदर ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है? मान लीजिए कि यहाँ पर एक आदमी है, ठीक है? यहाँ पर एक मैनेजर है, तो आप अपना कंपैरिजन उस मैनेजर के साथ कर रहे हैं, ठीक है? या दूसरा आदमी के साथ कर रहे हैं, किसी आदमी के साथ भी हो सकता है, किसी आदमी के साथ कर रहे हैं, समझे? तो 4 तरह का रेफरेंस हो गया। तो रेफरेंट आप समझ गए, रेफरेंट ईजी है, एक बार आप रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? हम लोग अक्सर पढ़ते हैं कि इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे होना चाहिए, तो ये इसी थ्योरी पे बेस्ड है। किस थ्योरी पे? एडम्स इक्विटी थ्योरी। या तो सवाल में पूछा जा सकता है। ये जो एडम्स इक्विटी थ्योरी है, इसमें कहा जाता है इक्विटी के बारे में। तो इक्विटी 3 तरीके का होता है, ओवरपेड इनइक्विटी, अंडरपेड इनइक्विटी और इक्विटी। ओवरपेड का मतलब आपको ज़्यादा पैसा दे दिया गया है और आप कम काम किए हैं, तो आप इनपुट कम लगाए हैं
आपको आउटपुट ज़्यादा मिल गया है, आपको आउटपुट ज़्यादा मिल गया है। आप 10 घंटा का काम किए थे, आपको पैसा मिल गया 15 घंटा का, तो आप ओवर पेड है, आपको ज़्यादा पैसा दे दिया गया है। दूसरा इनिक्विटी है अंडर पेड इनिक्विटी। इसमें क्या होता है कि आपने इनपुट ज़्यादा दिया है, इनपुट आपने ज़्यादा दिया है और आउटपुट आपको कम मिला है। आप 16 घंटा काम करके बैठे हैं और आपको पैसा मिल रहा है 8 घंटा का, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, आप अंडर पेड है, आपको कम पेमेंट दिया है। और इक्विटी मतलब आपने जितना इनपुट दिया था उतना ही आपको आउटपुट मिला है। तो ये 3 चीज़ होता है, 3 सिनेरियो बनता है, ठीक है? ओवरपेड, अंडरपेड और इक्विटी, ठीक है? इस थ्योरी का काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ, तो इस क्रिटिसिज्म को एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या-क्या क्रिटिसिज्म इसको मिला है। ये मैंने आपको कहा ही था कि ये थ्योरी है, इसीलिए ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये लेस एप्लीकेबल है रियल वर्ल्ड में, प्रैक्टिकल नहीं है। कैसे? देखिए इसमें कहा है कि आप 16 घंटा का काम करते हैं, तो अगर आपको 16 घंटा का पैसा मिल जाएगा, तब तो आप मोटिवेटेड रहिएगा, अदरवाइज़ आप नहीं रहिएगा, ठीक है? लेकिन जो मेरा फ्रेंड है, उसको 16 घंटा काम करना पड़ता है, लेकिन उसको पैसा मिलता है सिर्फ़ 8 घंटा का। लेकिन वो तो भी मोटिवेटेड है। क्यों? क्योंकि जो भी उसको पैसा मिल रहा है, उससे वो कुछ कर ले रहा है, मतलब उतना में सैटिस्फाइड है, उसे ज़्यादा पैसा चाहिए भी नहीं, ठीक है? तो वो यहाँ पर देखिए, इस थ्योरी के हिसाब से उसको तो मोटिवेटेड नहीं रहना चाहिए था, लेकिन वो फिर भी मोटिवेटेड है, 16 घंटा का काम करता है, तो भी वो मोटिवेटेड है, समझे? तो इसीलिए ये रियल वर्ल्ड में ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है, प्रैक्टिकली इसको नहीं देखा जा सकता है। दूसरा है ओवर सिम्प्लिफिकेशन, ये चीज़ों को बहुत सिम्प्लीफाई कर दिया है कि मान लीजिए कि एक इंसान को देखेंगे और हमको मन करेगा और हम भी सोचेंगे कि हमको उतना रुपया मिलना चाहिए, सब चीज़ सोच समझ के। लेकिन ऐसा तो रियल लाइफ में होगा नहीं। रियल लाइफ में 2 इंसान के बीच में लाखों डिफरेंस होता है। 2 इंसान कभी सिमिलर नहीं हो सकता है। 2 इंसान जब सिमिलर नहीं हो सकता है, तो उसका रुपया भी सिमिलर नहीं होगा, उसका सैलरी भी सिमिलर नहीं होगा। और ये बात हर एम्प्लॉयी जानता भी है। तो इसीलिए जब हर एम्प्लॉयी ये बात जानता है कि हम और वो इक्वल नहीं है, तो वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि मेरा जितना रुपया है, उसको भी उतना रुपया मिलेगा? और यही बात पे वो मोटिवेटेड हो जाए, ये तो बेवकूफ़ी हो गया। तो ये चीज़ है कि इस थ्योरी ने इसे बहुत सिंपलीफाई कर दिया है, ज़्यादा ही सिंपल दिखा दिया है, इतना सिंपल है नहीं रियल लाइफ में। इसीलिए तीसरा क्रिटिसिज्म इसको कहता है कि इक्विटी विद अदर एम्प्लॉइज में फील ओवरऑल सिस्टम इज अनफेयर। अगर मान लीजिए कि एक इंसान है जो बहुत काम करता है, ठीक है? वो बहुत काम करता है और हार्ड काम करता है। मान लीजिए 3 काम ही हार्ड करता है और एक मेरा फ्रेंड है, वो 4 काम हार्ड करता है और एक मेरा फ्रेंड है जो कुछ नहीं करता, वो बैठा रहता है। तो अगर मान लीजिए कि सबका आप सैलरी इक्वल कर दीजिएगा, सबको उतना ही अवार्ड दीजिएगा, तो ये तो पूरा सिस्टम अनफेयर कहलाएगा ना। ये इंसान फिर मोटिवेटेड फील नहीं करेगा, ये इंसान मोटिवेटेड फील नहीं करेगा, ये इंसान मोटिवेटेड फील नहीं करेगा। तो सब कुछ तो फेयर नहीं हो सकता, समझे? तो अगर आप सबका इनकम इक्वल कर दीजिएगा, सबका क्वालिफिकेशन या सबका काम देख करके, तो ये भी सही नहीं है। क्योंकि कोई-कोई होता है कि डिफिकल्ट काम भी कर देता है, तो वहाँ पर आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कंपनसेशन देना पड़ेगा, तो कहीं-कहीं पैसा नहीं होता है, समझे? इसीलिए कहता है कि अगर आप सब कुछ इक्वल कर देंगे, तो पूरा सिस्टम ही अनफेयर हो जाएगा, समझे? आई होप ये आपको समझ में आया होगा, समझे? क्रिटिसिज्म का समझ में आया होगा। अब है नया पर्सपेक्टिव क्या है इक्विटी थ्योरी को लेकर के। देखिए, इक्विटी थ्योरी जब नया-नया आया, मतलब अब जो इम्प्रूव होकर के आया है इक्विटी थ्योरी, इसमें कहा जाता है कि इंसान देखिए 3 तरीके का होता है। कोई-कोई इंसान होता है बेनेवोलेंट, वो काम करता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसको कम पैसा दे रहे हैं, ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। वो प्रेफ़र करता है कि आप हमेशा अंडर बेनिफिटेड रहें। अगर आप 16 घंटे का काम कर रहे हैं, तो आपको 12 घंटा का ही पैसा मिलेगा, तो ही ये आदमी खुश है। इसीलिए इसको कहते हैं बेनेवोलेंट। ये बहुत महान आत्मा है ना? जो कम पैसा ले रहा है, वो तो महान ही आत्मा हुआ ना। तो जो इस तरह का आदमी होता है, जो कम पैसा में भी खुश रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग बेनेवोलेंट। दूसरा तरह का आदमी होता है, जो चाहता है कि हम जितना काम कर रहे हैं उतना ही पैसा मिले। अगर हमको 25,000 का काम मिला है, तो हम 25,000 का ही काम करेंगे, 26,000 का काम नहीं करेंगे। वो होता है इक्विटी सेंसिटिव। और एक तरह का आदमी होता है, जो होता है एंटाइटल्स। मतलब ये चाहते हैं कि हम जितना भी 16 घंटा का काम करते हैं, तो कम से कम हमको 18 घंटा मिलना चाहिए। इस तरह के लोग को कहते हैं हम लोग एंटाइटल्स, या प्रेफर करते हैं ओवर बेनिफिटेड, ठीक है? ये तो हो गया नया पर्सपेक्टिव इक्विटी थ्योरी का। तो देखिए हम लोग पूरा इक्विटी थ्योरी समझ गए, ठीक है? एक चीज़ बचा हुआ है ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस, वो भी हम लोग अभी देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस। ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस क्या है? ये एम्प्लॉयी का परसेप्शन है ऑफ फेयरनेस। मतलब ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस को अगर आप समझेंगे, तो इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में जस्टिस।
तो ऑर्गेनाइजेशन में जस्टिस मिलता है या नहीं मिलता है, इसको ही बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस। ऑर्गेनाइजेशन में जस्टिस मिलता है या नहीं मिलता है, क्या चीज़ का जस्टिस होगा? जस्टिस का मतलब कि पार्शियलिटी ना हो, सिस्टम बायस्ड ना हो, किसी एक आदमी को आप ज़्यादा फेवर करते हो ऐसा ना हो, तो फेवर वाला सिस्टम जो होता है वो ना हो, पार्शियलिटी जो होता है वो ना हो, तो क्या हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिले, है ना, सबके पास इक्वल रिसोर्सेस हो, यही है जस्टिस। तो जस्टिस है या नहीं है, इसको कहते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस। तो ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस में 3 जस्टिस होना चाहिए। पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, कि डिस्ट्रीब्यूट करते समय आप जस्टिस रखो, डिस्ट्रीब्यूट करते समय आप बाइस्ड नहीं होना, डिस्ट्रीब्यूट करते समय आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना रिसोर्सेस को। एग्जाम्पल, कि आप अपने एम्प्लॉयज को एक काम दिए हैं कि आपको सर्वे करना है, तो सर्वे करने के लिए आप बहुत सारे एम्प्लॉयज को रखे हैं, तो कुछ एम्प्लॉयज को आप क्या किए हैं, 4 GB वाला रैम वाला फोन दिए हैं, आप मोबाइल फोन दिए हैं 4 GB रैम वाला, और कुछ एम्प्लॉयज को क्या किए हैं, आप 10 GB वाला रैम दिए हैं, तो 10 GB रैम वाला फोन दिए हैं, और फोन से ही सर्वे होता है। तो मान लीजिए जिसको जिसको आप 10 GB वाला फोन दिए हैं, वो तो काम बहुत फटाफट फटाफट कर लेगा, ज्यादा काम करके ला देगा, तो उसको आप ज्यादा पैसा दीजिएगा। और जो बेचारा के पास आप 4 GB वाला फोन दिए हैं, वो लोग काम उतना अच्छा से नहीं कर पाएगा, तो वो लोग कम पैसा कमाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों का क्वालिफिकेशन सेम है, दोनों तरह का एम्प्लॉइज का, दोनों तरह का एम्प्लॉइज मेहनत भी उतना ही कर रहा है, लेकिन आपके वजह से, मैनेजर की वजह से एक इंसान ज्यादा काम कर ले रहा है, दूसरा इंसान कम काम कर रहा है, इसकी वजह से क्या है, जस्टिस नहीं हो रहा है। तो आप जब जस्टिस करें तो हर एम्प्लॉइज को, हर वर्कर को रिसोर्सेज इक्वली एलोकेट करें, सबको एक ही तरह का रिसोर्सेज दे। सबको अगर आप लैपटॉप दे रहे हैं तो सेम तरह का लैपटॉप दे, सबको अगर आप फोन दे रहे हैं तो सेम तरह का फोन दे काम करने के लिए, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। दूसरा होता है प्रोसीजरल जस्टिस। इसमें क्या होता है कि आप सब के लिए प्रोसीजर सेम रखें। एग्जाम्पल, आप ऐसा नहीं किए हैं कि आर्यन है तो इसको सिर्फ एक ही एग्जाम देना पड़ेगा और ये बन जाएगा सीधा मैनेजर, और एक है कृष्णा, उसको आप 5 एग्जाम लीजिएगा तब वो बनेगा मैनेजर। तो इसमें क्या होगा, इंसान को बुरा लगेगा, यहाँ पर जस्टिस नहीं होगा, समझे, किसी को आप फेवर कर दे रहे हैं, तो ये सब चीज जस्टिस को खारिज कर देगा, तो ये चीज भी बुरा है। अगर ये चीज नहीं रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन में जस्टिस का भावना नहीं रहेगा। इसमें क्या होगा कि आप आर्यन को कम प्रोसीजर में मैनेजर बना दे रहे हैं तो ज्यादा कमा रहा है, ठीक है, और कृष्णा को आप ज्यादा प्रोसीजर करवा रहे हैं तब वो मैनेजर बन रहा है। तो देखिए आर्यन और कृष्णा दोनों सेम था, लेकिन आर्यन को आप कम मेहनत करवा रहे हैं और ज्यादा पैसा दे रहे हैं, और कृष्णा को ज्यादा मेहनत करवा रहे हैं कम पैसा दे रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि भेदभाव होगा, जस्टिस खारिज हो जाएगा। तीसरा है इंटरैक्शनल जस्टिस। एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ तो मान लीजिए कि किसी को आप ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, 5 आदमी से आप काम करवा रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो भी अच्छा काम करेगा उसको हम 25,000 का बोनस देंगे, और आप यहाँ पर पहला आदमी को ना ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दिए हैं, ठीक है, और ये सब इंसान को इंफॉर्मेशन नहीं दिए हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, पार्शियलिटी हो गया। अब सब काम करेगा, हो सकता है कि जब सेम काम करेगा सब कोई, तो भी पहले वाला जो है वो प्रमोशन लेके चला जाएगा, बेटर काम कर देगा क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन था। तो यहाँ पर आप इसको ज्यादा पैसा दे दिए, तो देखिए सब कोई सेम इंसान है, ठीक है, सबका क्वालिफिकेशन सेम है, सब मेहनत भी सेम कर रहा है, लेकिन फिर भी आप एक आदमी को ज्यादा पैसा दे दिए, इससे क्या होगा, ये सब डिमोटिवेटेड फील हो जाएगा, है ना। तो ये सब जो है ये जस्टिस नहीं है। तो ये जस्टिस लाने के लिए आप सबको बराबर इंफॉर्मेशन दें। दूसरा इंटरपर्सनल, मान लीजिए कि यहाँ पर ये 5 आदमी काम कर रहा था, सब आदमी एक जगह में फंस गया, एक प्रॉब्लम आया और सब आदमी एक प्रॉब्लम फंस गया, तो आप क्या है, दूसरा वाला को सपोर्ट किए, उसको मोटिवेट किए और उसको आगे बढ़ा दिए, और ये सबको तो आप सपोर्ट नहीं किए। तो इससे क्या होगा कि ये सब सोचेगा कि देखिए हम लोग भी इतना काम कर रहे थे, हम लोग भी उतना काबिल थे, लेकिन जो मैनेजर है वो एक ही आदमी को सपोर्ट किया, एक ही आदमी को अच्छे तरीके से समझाया और हम लोग को डांट दिया, फटकार दिया, तो उसमें क्या होगा कि बाकी लोग डीमोटिवेटेड फील करेगा, है ना, यहाँ पर जस्टिस फेल हो जाएगा। तो इस जस्टिस को भी ठीक करने के लिए आपको इंटरपर्सनल रहना पड़ेगा, सबसे प्यार से बात करना पड़ेगा, इक्वली सबसे प्यार से बात करना पड़ेगा, है ना। तो आपको इंफॉर्मेशनल भी रहना पड़ेगा, यानी कि सबको आपको सेम इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा और सबके साथ आपको सेम तरीके से बिहेव करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप ऑर्गेनाइजेशन में जस्टिस को ला सकते हैं, जस्टिस को रख सकते हैं, तो इसी को कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के जैसा। ठीक है, एक बार इस पूरा थ्योरी को हम लोग समराइज कर लेते हैं, क्योंकि काफी कुछ हम लोगों ने यहाँ पढ़ लिया है। तो चलिए हम लोग समझते हैं, तो चलिए हम लोग समराइज करते हैं इस प्रोसेस थ्योरी को। इस प्रोसेस थ्योरी में हम लोग प्रोसेस देखें, इक्विटी का प्रोसेस देखें, क्योंकि नाम में क्या था, एडम्स इक्विटी थ्योरी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एडम्स इक्विटी थ्योरी को समझाओ, तो आप क्या कहिएगा कि मोटिवेटेड रहने के लिए एक इंसान को ये लगना चाहिए, ये परसीव होना चाहिए कि जो वो रिवार्ड रिसीव कर रहा है वो फेयर है अपने कंट्रीब्यूशन के हिसाब से, यानी जो वो काम कर रहा है उस हिसाब से उसको पैसा मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, जो इनपुट दे रहा है उसी हिसाब से उसको आउटपुट मिल रहा है, जितना रुपया का वो हकदार है उतना रुपया उसको मिल रहा है, उसको इज्जत का हकदार है तो उसको इज्जत भी मिल रहा है, तो जितना भी रिवार्ड का वो हकदार है उतना रिवॉर्ड उसको मिल रहा है। इस चीज को लेकर के अगर वो सेटिस्फाई है तो वो मोटिवेटेड फील करेगा। ये एक आदमी कितना का हकदार होता है, कितना रिवॉर्ड का हकदार है, ये कैसे डिसाइड करता है, अपने पीयर्स को देख करके डिसाइड करता है। तो ये बात को आप सिंपल टर्म्स में किस तरह से लिख सकते हैं, यह मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। इट इज एडम्स इक्विटी थ्योरी सेज दैट टू बी मोटिवेटेड an individual need to perceive that reward they receive for their contribution are fair and these rewards are similar to those received by their peers। तो ये वाला लाइन आपको वहां पर लिख करके आना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा कि एडम्स इक्विटी थ्योरी के हिसाब से जो इनपुट है और आउटपुट है, अगर ये रेशियो अनइक्वल हो जाता है तो एक नेगेटिव टेंशन स्टेट क्रिएट हो जाता है। ये नेगेटिव टेंशन स्टेट जो क्रिएट हो जाता है, इसको हटने के लिए एक इंसान कुछ कदम उठाता है। तो 6 कदम उठाता है। कौन कौन सा 6 कदम है? अपना मेहनत ही कम कर देगा, अगर उसको उतना पैसा नहीं मिल रहा है तो अपना इनपुट ही बदल देगा, या फिर वो अपना आउटकम चेंज करने का कोशिश करेगा, या फिर वो जिसके साथ कंपैरिजन कर रहा है अपने पीयर के साथ, वो अपना पीयर को बदल देगा, अपना रेफरेंस को बदल देगा, जिसके साथ कंपैरिजन कर रहा है उसको बदल देगा, या फिर चौथा अपना जॉब छोड़ देगा, या पांचवा वो अपना सेल्फ परसेप्शन छोड़ देगा या बदल देगा कि हम क्या क्या काबिल ही नहीं होंगे इसीलिए हमको नहीं मिल रहा है, तो अपना सेल्फ परसेप्शन बदल देगा, या फिर छठा वो दूसरे का परसेप्शन बदल देगा, सोचेगा कि दूसरा कुछ टॉर्चर करके ज्यादा पैसा कमा लेता होगा तो दूसरे का परसेप्शन बदल देगा। रेफरेंस का मतलब होता है जिसके साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं। एक होता है सेल्फ इनसाइड, मतलब हम अपना कंपैरिजन कर रहे हैं अपने ही प्रीवियस रोल के साथ अपना ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरा है सेल्फ आउटसाइड, मतलब हम अपना कंपैरिजन कर रहे हैं उस बंदे के साथ जो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में बैठा है सेम रोल के साथ, जिस रोल में हम बैठे हैं उसी रोल में वो भी बैठा है, तो हम उसके साथ कंपैरिजन कर लेते हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ आउटसाइड। तीसरा होता है अदर इनसाइड, मतलब हम अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे एम्प्लॉय के साथ अपना कंपैरिजन कर रहे हैं। फिर अदर आउटसाइड, मतलब दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में हम दूसरे एम्प्लॉय के साथ अपना कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं अदर आउटसाइड। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये जो आप सुनते हैं ये इसी थ्योरी पे बेस्ड है। इस थ्योरी का 3 प्रकार है। एक है ओवरपेड इक्विटी, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ओवरपेड होते हैं, काम कम करते हैं पैसा ज्यादा कमाते हैं। कुछ होते हैं अंडरपेड इनिक्विटी में, मतलब वो काम बहुत कर रहे हैं पैसा कम मिल रहा है, अंडरपेड इनिक्विटी में। और तीसरा होता है इक्विटी, जितना वो काम करते हैं उतना उतना ही उनको मिलता है। क्रिटिसिज्म देखा जाए, बुराई देखा जाए एडम्स इक्विटी थ्योरी का, तो 3 बुराई इसमें देखा जा सकता है। पहला कि एक थ्योरी है, रियल वर्ल्ड में ये एप्लीकेबल नहीं रहता ज्यादा, ये प्रैक्टिकल नहीं है। दूसरा कि इस थ्योरी को ज्यादा ही सिंप्लीफाई कर दिया गया है। तीसरा कि अगर आप हर आदमी को इक्वल ट्रीट करने लग जाएंगे तो ये ओवरऑल सिस्टम को अनफेयर बना देगा, क्योंकि कोई कोई लोग ऐसा होता है जो कि ओवर टैलेंटेड रहता है, तो बहुत टैलेंटेड है तो उसको ज्यादा पैसा देना पड़ता है, जो कम टैलेंटेड है उसको कम पैसा देना पड़ता है। तो अगर आप कहिएगा कि सबको इक्वल पैसा दें, सबको सब कुछ इक्वल कर दें, तो इसमें ओवरऑल सिस्टम ही अनफेयर बन जाएगा। अगर इक्विटी थ्योरी का नया पर्सपेक्टिव के हिसाब से चले तो इंसान 3 तरह का होता है। बेनेवोलेंट, जो प्रेफर करता है कि हमको कमे मिले चल जाएगा। इक्विटी सेंसिटिव, जो चाहता है कि जितना हम करते हैं हमको उतना रुपया मिले, उतना हमको आउटपुट मिले। तीसरा होता है इनटाइटल्स, जो प्रेफर करता है कि हम जितना करते हैं उससे ज्यादा हमको मिलना चाहिए। फिर हम लोगों ने देखा कि ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में जस्टिस है कि नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस। ऑर्गेनाइजेशन में जस्टिस होना चाहिए, मतलब कि जो इंप्लॉइज है उसको ये लगना चाहिए कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें सब कुछ फेयर है, पार्शियलिटी नहीं है,
बायस्ड नहीं है। ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस 3 तरह का होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मतलब जो रिसोर्सेस है वो सबको इक्वली बंटने चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। दूसरा प्रोसीजरल जस्टिस, जो प्रोसीजर है वो सबके लिए सेम होना चाहिए। किसी भी काम को करने का, किसी भी प्रमोशन पाने का प्रोसीजर जो है वो सेम होना चाहिए, तब जस्टिस काम आएगा। तीसरा है इंटरैक्शनल जस्टिस, मतलब कि इंफॉर्मेशन जो है वो सब में बराबर मात्रा में बंटना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा मिल गया, किसी को कम इंफॉर्मेशन मिल गया। दूसरा, सबको बराबर तरीके से आप इंटरपर्सनल तरीके से बातचीत हो। ऐसा ना हो कि मैनेजर किसी से प्यार से बात कर रहा है, किसी को डांट रहा है, किसी को बात ही नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये 3 तरह का जस्टिस होना चाहिए। ये इतना मैंने समराइज कर दिया है पूरा चार्ट को। मुझे माफ करिएगा कि अभी मेरे घर में थोड़ा काम चल रहा है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा आवाज आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा। तो अगले वीडियो में मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं इसका ध्यान रखूंगा। ठीक है, अगर आपको मेरा मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो में लाइक कर सकते हैं, मेरे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। आपका एक कमेंट का इंतजार मैं दिन रात करते रहता हूँ। ठीक है, तो आप कमेंट मेरे वीडियो में जरूर करें। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, क्योंकि आगे आने वाले कंटेंट में आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। मैं जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं पीआईबी के नोट्स शेयर करने लगूंगा। ठीक है, करंट अफेयर्स शेयर करने लगूंगा, जीए का पूरा जिम्मा मैं उठा लूंगा जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि ये सब जो स्टैटिक पोर्शन है वो मैं आपका कवर करा दूँ। ये जो नोट्स है ये आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है कुमार आर्यन टेलीग्राम। अगर आपको कोई डाउट होता है या फिर आपको मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है तो इस इंस्टाग्राम हैंडल पे आप जाकर के मुझे डीएम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अवेलेबल रहूंगा, अदरवाइज मैं कमेंट में भी अवेलेबल ही रहता हूँ, आप कमेंट भी कर सकते हो वीडियो पे। ठीक है, तो जब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर।